सोचो, अगर तुम्हें कल का शेयर मार्केट आज ही पता चल जाए तो तुम क्या करोगे? पैसा कमाओगे या पूरी दुनिया खरीद लोगे? 1815 में एक आदमी ने यही किया था। उसके पास थी दुनिया की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले। लेकिन उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने एक झूठ फैलाया, पूरा मार्केट गिरा दिया। लोग डर रहे थे, बेच रहे थे, और वो खामोशी से सब कुछ खरीद रहा था। कुछ घंटों बाद सच सामने आया और तब तक खेल खत्म हो चुका था। ये कहानी है उस आदमी की जिसने पैसा नहीं कमाया बल्कि पैसों के नियम ही बदल दिए। 1815 का साल। एक घोड़े पर सवार आदमी ने पैसे का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। वाटरलू की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, नेपोलियन हार गया था, लेकिन लंदन में किसी को पता नहीं था। खबरें कई दिनों, कभी कभी हफ्तों में पहुंचा करती थीं, सिर्फ एक परिवार के अलावा। नेथन रॉथस्चाइल्ड ने कुरियरों, जहाजों और कबूतरों का एक निजी नेटवर्क बनाया था जो किसी भी सरकार से तेज था। उसे नतीजा सबसे पहले पता था। और उसने उस जानकारी के साथ क्या किया? वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा और बेचने लगा, जोर जोर से। बाकी व्यापारी घबराए। उन्होंने सोचा, अगर रॉथस्चाइल्ड बेच रहा है तो जरूर वेलिंगटन हार गया होगा। बाजार गिर गया, और जब दाम सबसे नीचे पहुंचे, रॉथस्चाइल्ड के एजेंटों ने चुपचाप सब कुछ खरीद लिया। कुछ दिनों बाद खबर आई, ब्रिटेन जीत चुका था। तब तक नेथन रॉथस्चाइल्ड ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में ले चुका था। अब ये कहानी इतनी बार सुनाई गई है कि इसमें आधा हिस्सा मिथक बन चुका है। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, कुछ कहते हैं असली कहानी इससे भी ज्यादा असहज है। पर एक बात निर्विवाद है, रॉथस्चाइल्ड परिवार इतिहास के सबसे धनी परिवारों में से एक बना। और वे अकेले नहीं थे, कुछ और परिवारों ने मिलकर, टकराकर और कभी कभी छिपकर वो सिस्टम बनाया जिसने आज की अर्थव्यवस्था को आकार दिया। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उन्होंने पैसे बनाने की व्यवस्था ही बना दी। और यही है दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैंकिंग परिवारों की असली कहानी। एक बात साफ कर लें, यह कोई साजिश की कहानी नहीं है। यहां कोई गुप्त सभाएं या भूमिगत शासक नहीं बैठे हैं। हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है और ज्यादा बेचैन करने वाली, क्योंकि असली कहानी छिपी नहीं है, बस अनदेखी की गई है। हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां 8 लोग आधी मानवता से ज्यादा संपत्ति रखते हैं, जहां केंद्रीय बैंक एक बटन दबाकर ट्रिलियन डॉलर बना सकते हैं, जहां जिनीवा का एक फैमिली ऑफिस पूरे बाजार को हिला सकता है। और ज्यादातर लोग नहीं जानते कि यह सब कैसे हुआ। ये बैंकिंग परिवार सिर्फ किस्मत वाले नहीं थे, उन्होंने एक मूलभूत बात समझी थी। पैसा असली संपत्ति नहीं होता, पैसा एक तकनीक है, और जो उस तकनीक को नियंत्रित करता है वही सब कुछ नियंत्रित करता है। सरकारें, युद्ध, उद्योग और हाँ, आपका होम लोन भी। चलो शुरुआत से लौटते हैं। रॉथस्चाइल्ड से पहले आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत फ्लोरेंस में हुई। साल 1357 में जियोवानी डी बिची डे मेडिची ने एक बैंक खोला। इतिहास का पहला बैंक नहीं, लेकिन शायद पहला आधुनिक बैंक। क्यों? क्योंकि उस समय बैंकिंग अस्त व्यस्त थी, ब्याज लेना पाप माना जाता था, चर्च ने इसे उसूरी कहा था। तो बैंकरों ने चाल चली, बिल ऑफ एक्सचेंज। आप फ्लोरेंस में पैसा जमा करते, बदले में एक पर्ची मिलती और वो आप लंदन जाकर भुना सकते थे। जो फीस ली जाती थी वो ब्याज नहीं थी, बस मुद्रा विनिमय शुल्क थी। तकनीकी रूप से मेडिची परिवार ने इस सिस्टम को परिपूर्ण कर दिया। उन्होंने यूरोप भर में शाखाएं खोली, रोम, वेनिस, लंदन, ब्रूजे, हर शाखा अलग कानूनी इकाई। अगर एक डूबे बाकी बची रहे। आज के कॉरपोरेट बैंक उसी मॉडल से चल रहे हैं। लेकिन असली ताकत क्या थी? वे सिर्फ व्यापारियों के नहीं, पोप के बैंकर बने। इसका मतलब उन्होंने पूरे यूरोप से चर्च के पैसे के प्रवाह को संभालना शुरू किया। उन्हें मालूम पड़ने लगा कौन सी रियासत कंगाल है, कौन अमीर और कौन चर्च पर निर्भर है। थोड़े ही समय में मेडिची परिवार एक व्यापारी से किंग मेकर बन गया। उन्होंने केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि संस्कृति भी फाइनेंस की। माइकलएंजेलो, लियोनार्डो, बॉटिचेली। परोक्ष रूप से ये निवेश भी था और प्रचार भी। और उन्होंने एक पैटर्न स्थापित किया जिसे हर बैंकिंग वंश ने अपनाया। असल पैसा ब्याज में नहीं, पहुंच में होता है, जानकारी में होता है, उस बीच वाले पुल में होता है जिससे सबको गुजरना पड़ता है। मेडिची अंत में ढह गए, खराब कर्ज, खराब राजनीति और किस्मत, लेकिन उनका मॉडल जिंदा रहा। और कई सदियों बाद जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की यहूदी बस्ती में एक सिक्का व्यापारी मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड ने वही सबक सीखा। मेयर ने शुरुआत तलवों से की, दुर्लभ सिक्के इकट्ठे किए, अमीर ग्राहकों को बेचे। ऐसे ही एक ग्राहक थे विल्हेल्म नाइन, यूरोप के सबसे अमीर लोगों में से एक। उनके पास सैनिकों का किराए का बिजनेस था। उन्होंने ब्रिटेन को अमेरिकी युद्ध में भाड़े के सैनिक दिए और भारी मुनाफा कमाया। उन्हें कोई ईमानदार व्यापारी चाहिए था जो उनका धन संभाल सके। वो व्यक्ति बने मेयर रॉथस्चाइल्ड। लेकिन उनकी असली चतुराई धन नहीं, वंश थी।
उन्होंने अपने 5 बेटों को 5 अलग अलग यूरोपीय राजधानियों में भेजा, फ्रैंकफर्ट, वियना, लंदन, नेपल्स और पेरिस। 5 बेटे, 5 शहर, एक नेटवर्क। उन्होंने गुप्त कोडों में खबरें भेजनी शुरू की। उनकी जानकारी किसी भी सरकार से तेज चलती थी। वाटरलू की कहानी भी उसी नेटवर्क का हिस्सा थी। यह सिर्फ एक स्टॉक ट्रेड नहीं था, यह एक कॉन्टिनेंटल इंटेलिजेंस मशीन थी। सरल शब्दों में, जब युद्ध छिड़ता था, सरकारें उधार मांगती थीं। रॉथस्चाइल्ड तय करते थे किसे देना है, किसे नहीं। अगर जीत दिखी तो पैसा दिया, हारा तो प्रतिद्वंद्वी को फाइनेंस किया। उन्होंने नेपोलियन युद्धों के दोनों पक्षों को फाइनेंस किया, रेलवे बनवाए, साम्राज्य खड़े किए और हर मार्जिन से लाभ उठाया। जरा सोचो, 19वीं शताब्दी में उनका सामूहिक धन आज की कीमत में 350 अरब डॉलर से ज्यादा आंका गया था। पर इसकी सबसे अनकही बात क्या? उन्होंने वो सब संभाल कर नहीं रखा। 20वीं शताब्दी तक आते आते रॉथस्चाइल्ड परिवार की प्रभावशाली पकड़ घट चुकी थी। युद्ध, टैक्स, वंशजों में संपत्ति का बंटवारा और नाजी काल ने उन्हें बिखेर दिया। वे अब भी अमीर हैं, बैंक चलाते हैं, लेकिन अब सर्वशक्तिमान नहीं। क्या हुआ? उन्होंने जिस सिस्टम को खड़ा किया था वो इतना बड़ा हो गया कि अब कोई एक परिवार उसे चला नहीं सकता था। सरकारों ने केंद्रीय बैंक बनाए। पैसा छापना अब पारिवारिक काम नहीं, राष्ट्रीय नीति बन गया। लेकिन असली बदलाव और जगह आया। अब ताकत सरकारों को उधार देने में नहीं थी, बल्कि उद्योग खड़े करने में थी। अब अटलांटिक के पार चलते हैं। 19वीं शताब्दी का अमेरिका। कोई शाही परिवार नहीं, कोई परंपरा नहीं, सिर्फ खुला मैदान और निर्मम पूंजीवाद। जेपी मॉर्गन, एक बैंकर का बेटा, अपने पिता की फर्म लेकर बैठा और उसे बदल दिया। उसने पैसा सिर्फ उधार देने में नहीं, पूरा उद्योग खड़ा करने में लगाया। रेलवे कंपनियां दिवालिया होने लगीं। मॉर्गन ने खरीदा, मिलाया और पूरी व्यवस्था दोबारा खड़ी कर दी। फिर स्टील उद्योग की ओर रुख किया। एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए मनाया और यूएस स्टील बना डाली, दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी। अब मॉर्गन बैंकर से ज्यादा एक अर्थव्यवस्था का आर्किटेक्ट बन गया। और जब अमेरिकी सरकार खुद कंगाल पड़ी, 1895 का आर्थिक संकट, तो मॉर्गन ने सरकार को सोना उधार दिया ताकि देश दिवालिया ना हो। एक निजी नागरिक ने देश की सरकार को बचाया। उस युग का दूसरा स्तंभ था जॉन डी रॉकफेलर, जिसने स्टैंडर्ड ऑयल को इस तरह बढ़ाया कि अमेरिका की 90% तेल रिफाइनरियां उसके कब्जे में आ गईं। रॉकफेलर का दर्शन सीधा था, अगर आप रिफाइनिंग कंट्रोल करते हैं तो हर किसी को आपके रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। मॉर्गन और रॉकफेलर ने मिलकर वो अमेरिका बनाया जिसने 20वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया। और 1913 में उन्हीं की छाया में अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा वित्तीय उपकरण बनाया, फेडरल रिजर्व सिस्टम। अब सवाल, आखिर फेड है क्या? सीधे शब्दों में, यह अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। यह ब्याज दर तय करता है, पैसा छापता है और जब बैंकिंग सिस्टम डगमगाता है तो उसे संभालता है। और हां, यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्था है। पर असली ट्विस्ट क्या है? यह तकनीकी रूप से निजी है। फेडरल रिजर्व के 12 क्षेत्रीय बैंक मेंबर बैंकों के स्वामित्व में है, यानी वही कमर्शियल बैंक्स जिनके ऊपर इसे नजर रखनी चाहिए। कागजी तौर पर सार्वजनिक, व्यवहार में निजी। इसने गेम बदल दिया। पहले जब सरकारें संकट में होती थीं तो मदद के लिए जाती थी बैंकिंग परिवारों के पास। अब वे जाने लगी संस्थाओं के पास जिनके मालिक वही बैंक थे। परिवार नहीं मिटे, वे बस सिस्टम के पीछे चले गए, दिखाई से गायब, असर में बरकरार। आज सबसे ताकतवर बैंकिंग परिवार असल में कोई परिवार नहीं है। रॉथस्चाइल्ड आज भी हैं, पर बड़े मंच से उतर चुके। मॉर्गन, रॉकफेलर की दौलत कई पीढ़ियों में बिखर चुकी। अब सबसे ताकतवर जगह कुछ और जगहों पर है। सॉवरेन वेल्थ फंड्स में, नॉर्वे, सिंगापुर, अबू धाबी में, बड़े प्राइवेट इक्विटी ग्रुप्स में जैसे ब्लैकस्टोन और केकेआर, और उन कंपनियों में जो आपका और मेरा पैसा संभालती हैं, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। ये एसेट मैनेजर हैं। वे पैसा अपने लिए नहीं, बल्कि पेंशन फंड्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स और छोटे निवेशकों के लिए संभालते हैं। लेकिन वोट वे देते हैं, निर्णय वे लेते हैं। ब्लैक रॉक अकेले ही $10 ट्रिलियन मैनेज करता है, यानी अमेरिका और चीन को छोड़कर बाकी हर देश की अर्थव्यवस्था से बड़ा। और उसका मुखिया लैरी फिंक कोई साम्राज्यवादी नहीं, बस एक सीईओ है। लेकिन उसका एक बयान पूरे मार्केट को हिला सकता है। यानी अब पारिवारिक बैंक नहीं, संस्थाएं ही परिवार बन गई हैं। दुनिया की कुल संपत्ति तकरीबन $450 ट्रिलियन है। इसमें से सिर्फ 1% लोगों के पास 45% हिस्सा है और 0.1% के पास 15%। पर संपत्ति से ज्यादा अहम है नियंत्रण। कुछ गिने चुने एसेट मैनेजर $100 ट्रिलियन संभालते हैं। ज्यादातर लेन देन कुछ ही बैंकों के जरिए होता है और सिर्फ 2 कंपनियां, वीजा और मास्टरकार्ड, लगभग पूरे वैश्विक भुगतान नेटवर्क पर हावी है। ये षड्यंत्र नहीं है, ये संरचना है। पैसे को बहना होता है, बहाव के लिए नालियां चाहिए और नालियों में चोक पॉइंट्स होते हैं।
जहां से गुजरते हुए हर किसी को कुछ ना कुछ किराया देना होता है। मेडिची हो या रॉथस्चाइल्ड, उन्होंने हर युग के चोक पॉइंट्स पर कब्जा किया। आज के चोक पॉइंट्स डिजिटल हैं, पेमेंट रेल्स, डेटाबेस, एल्गोरिदम, लेकिन सिद्धांत वही है। और सबसे असहज बात यह कि ये केंद्रीकरण हर संकट के बाद और बढ़ता है। हर बार जब छोटे बैंक डूबते हैं, बड़े और ताकतवर हो जाते हैं। हर मंदी में संपत्ति ऊपर खिसकती है। यह सब थोड़ा विडंबनापूर्ण भी है। मेडिची और रॉथस्चाइल्ड जैसे परिवार राजाओं और पोप के बीच जूझे। उन्हें प्रतिष्ठा चाहिए थी, मान्यता चाहिए थी। आज के वित्तीय दिग्गजों को इसकी जरूरत नहीं। ब्लैक रॉक के पास पूरी वेबसाइट है, डेटा सार्वजनिक है, सब कुछ दिखाई देता है, और फिर भी कोई परवाह नहीं करता। हमने छिपे हुए राजवंशों की जगह खुली आंखों वाले कॉरपोरेशनों को बिठा दिया, जो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। रॉथस्चाइल्ड किसी देश को फंड कर सकता था। ब्लैक रॉक एक नीति बदलकर पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। पहला इतिहास का हिस्सा है, दूसरा बस एक गुरुवार। तो हम क्या सीखते हैं इन बैंकिंग परिवारों की कहानी से? पहला, ताकत हमेशा लिवरेज के साथ चलती है। हर युग के अपने चोक पॉइंट्स होते हैं, जो उन्हें नियंत्रित करता है वही गेम जीतता है। दूसरी बात, संस्थाएं इंसानों से ज्यादा टिकती हैं। मेडिसी खत्म हो गए, रॉथस्चाइल्ड बिखर गए, मॉर्गन का बैंक जेपी मॉर्गन चेस बन गया, उनकी सोच से भी बड़ा, लेकिन उनके परिवार से इसका कोई रिश्ता नहीं। सिस्टम चलता रहता है, परिवार नहीं। तीसरी बात, दिखना जरूरी नहीं। इतिहास के सबसे ताकतवर बैंकिंग परिवार मशहूर थे क्योंकि तब सिस्टम इतना छोटा था कि उन्हें देखा जा सकता था। आज की वित्तीय ताकत इतनी फैली हुई है, इतनी संस्थागत है कि उसका कोई चेहरा नहीं, कोई परिवार नहीं जिस पर उंगली उठाएं, कोई दोषी नहीं जिसे पकड़ें। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। हम बहुत वक्त उस असली मालिक को ढूंढने में लगाते हैं। हम यकीन करना चाहते हैं कि कोई तो है जो सब कुछ काबू में रखे हुए है, क्योंकि कम से कम इसका मतलब होगा कि कोई तो समझता है कि क्या हो रहा है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। बैंकिंग परिवारों की पीढ़ियों का बनाया हुआ यह सिस्टम अब खुद चलता है। ये लालच, नियमों और गणित पर चलता है। ऊपर बैठे लोग कोई चालाक खलनायक नहीं है, वो बस मैनेजर हैं, दफ्तरी लोग हैं। वो भी वही खेल खेल रहे हैं जो बाकी सब खेलते हैं, बस उनके पास ज्यादा शून्य है। रॉथस्चाइल्ड ने दुनिया पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद की जिसे आखिर में उनकी जरूरत ही नहीं रही। और वो दुनिया अभी भी चल रही है। बस एक सवाल है, अब इसे चला कौन रहा है?